नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। मैंने नमस्ते बोला और हमको माधुरी दीक्षित याद आ गई। वो ऐसे बोलती है ना, अलका याग्निक की आवाज़ में नमस्कार। कितना सुरीला होता है। हमको बहुत दिनों तक ऐसे ही लगता था कि माधुरी दीक्षित की जो आवाज़ है वो अलका याग्निक की आवाज़ है। वो दिन ठीक थे, दुनियादारी समझदारी किताबों तक महदूद थी। बड़े होने के बाद बहुत चीज़ें आ जाती हैं और अब बड़े हो ही गए हैं तो दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। वैसे दुनिया से याद आया, तेरा तुझको अर्पण। आप कहोगे इतनी बार बता चुके हो। हम कहेंगे जब तक लल्लन टॉप के विदेश में रहने वाले हर दर्शक तक हमारी बात नहीं पहुंच जाती, हम तब तक दोहराते रहेंगे, क्योंकि बात देश की है, बात ज्ञान की है। तेरा तुझको अर्पण लल्लन टॉप का नया कैंपेन है जो सभी भारतवंशियों के लिए और प्रवासी भारतीयों के लिए है, ताकि वो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं या दुनिया जहां में जो भी नायाब चीज़ें देख रहे हैं उन्हें लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश और दुनिया से शेयर कर सके। ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब दुनियादारी शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे कि समथिंग ऐसे काउंटर लिखेंगे मिनट और सेकंड का और फिर कहेंगे थैंक मी लेटर। उनको भी हम अभी थैंक यू बता देते हैं। काहे से कि जितना ज़रूरी दुनियादारी उतनी ज़रूरी तेरा तुझको अर्पण की सूचना भी थी, इसलिए ज़्यादा फैंटम ना बने कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2017 की बात है। रूस की राजधानी मॉस्को के पुष्किन स्क्वायर पर सैकड़ों लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए। शनिवार का दिन, 7 अक्टूबर का दिन वैसे भी रूस में खास, क्योंकि इस दिन वहां के मौजूदा राष्ट्रपति, और ये मौजूदा कई दशकों से चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन, उनका हैप्पी बर्थडे होता है। पुतिन 65 साल के हो रहे थे, लेकिन पुष्किन स्क्वायर पर जो लड़के लड़कियां जुटे थे वो पुतिन को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए नहीं जुटे थे। वो जुटे थे पुतिन का विरोध करने के लिए। उनके हाथों में तख्तियां थी, पोस्टर थे, उन पर लिखा हुआ था क्या? पुतिन इज अ थीफ, यानी पुतिन चोर है। यह भी लिखा था कि पुतिन को रूस से हटाओ। ये सारे नारे रूसी भाषा में लिखे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर अजीब ढंग से तैयार किए पुतिन के मुखौटे भी पहन रखे थे। पुतिन और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, सिर्फ मॉस्को में नहीं, 20 से ज़्यादा रूस के दूसरे शहरों में भी। जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस प्रदर्शनकारियों से निपटती है, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। यहाँ तक ये कहानी सामान्य लगती है, लेकिन खास बात यह थी कि उन प्रदर्शनकारियों के पास पुतिन की भद्द पीटने वाले पोस्टर्स के अलावा और पोस्टर भी थे। इन दूसरे पोस्टर्स में एक युवा चेहरा नजर आ रहा था जिसकी जिंदाबाद के नारे ये लड़के लड़कियां लगा रहे थे। ये सब लोग उस नेता के समर्थक थे। कौन था ये नेता जिसको पुतिन के मुकाबले पेश किया जा रहा था? बताऊंगा। फिलहाल इस कहानी को एक अल्प विराम देता हूं और दूसरी कहानी में दाखिल होता हूं। ये कहानी है रूस के साइबेरिया इलाके में बसे एक शहर टोम्स्क से शुरू होने वाली। टोम्स्क टॉम नदी के किनारे बसा है, इसलिए शहर का नाम टोम्स्क। 20 अगस्त 2020 की, यानी कल की बात है। टोम्स्क शहर से एक विमान मॉस्को के लिए उड़ा। अभी कुछ ही वक्त हुआ था सवारी को, विमान को हवा में सवार हुए, कि एक सवारी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। मामला गंभीर था, इसलिए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी साइबेरिया के ही एक दूसरे शहर ओम्स्क में। पैसेंजर को अस्पताल में भर्ती कराया। पता चला उसे जहर दिया गया है। शक जताया गया कि टोम्स्क एयरपोर्ट के कैफे में इस पैसेंजर ने जो चाय पी थी उसमें जहर मिलाया गया था। कौन था ये पैसेंजर? ये वही पैसेंजर था जो इतने बरस पहले पुष्किन स्क्वायर पर पोस्टरों में नजर आ रहा था। जो लड़के लड़कियां पुतिन को चोर बता रहे थे, वही इस शख्स को अपना नेता घोषित कर रहे थे। इस व्यक्ति का नाम अलेक्जेई नवाल्नी, उम्र 44 साल। अलेक्जेई के संगठन की प्रेस सेक्रेटरी किरा यर्मिश ने ट्वीट करके बताया कि अलेक्जेई को जहर दिया गया है। एक जहर देने वाली घटना रूस के अस्पताल में होती है, लेकिन फिर डॉक्टर क्या बयान देते हैं कि नहीं, अलेक्जेई को जहर नहीं दिया गया। जहर दिया गया या नहीं, किस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, रूस के डॉक्टरों ने बाद में जहर की बात से इनकार क्यों किया, क्या इसमें पुतिन का दबाव है? इस तरह के सवाल और सत्य के कई संस्करण इस वक्त रूस, यूरोप और पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पुतिन विरोधी रूस का सबसे बड़ा नेता इतनी गंभीर हालत में अस्पताल में कैसे पहुंचा? नेता जो इस वक्त कोमा में है, नेता जिसके इलाज की पेशकश फ्रांस और जर्मनी ने की। जर्मनी ने तो अपनी एयर एम्बुलेंस भी रूस के साइबेरिया में भेज दी, जहां अस्पताल में अलेक्जेई का इलाज चल रहा है। लेकिन करीबियों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर जानबूझकर अलेक्जेई की जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं कर रहे। कथित रूप से जहर देने वाली इस घटना के बाद रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
तेज हो गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हल्ला है। लेकिन पुतिन वो तो आरोपों और आलोचनाओं की तरफ ध्यान देना कब का छोड़ चुके हैं। पुतिन सरकार पर पहली दफा अलेक्जेई को मारने की साजिश का इल्जाम नहीं लगा। पिछले साल जुलाई के महीने में भी उन्हें जहर देने की बात आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब डॉक्टरों ने सफाई दी थी कि अलेक्जेई को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। कौन है ये अलेक्जेई नवाल्नी जिन्हें जहर देकर मारने की बार बार कोशिश हो रही है? पुतिन सरकार पर बार बार इल्जाम लग रहे हैं और क्यों अलेक्जेई की तबीयत खराब होते ही फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इलाज के लिए उतावले हो जाते हैं? और अगर जहर देने वाले आरोप सही हैं, तो क्या पुतिन एक विपक्षी नेता से इतना घबराते हैं कि उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं? सबसे पहले यह सवाल कि अलेक्जेई नवाल्नी कौन है। एक अमेरिकी अखबार की 8 साल पुरानी सुर्खी से उनका परिचय देना शुरू करते हैं। अलेक्जेई वो आदमी है जिनसे पुतिन सबसे ज्यादा डरते हैं। 2012 में अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा। इसकी हेडिंग थी द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर्स द मोस्ट, यानी वो आदमी जिससे व्लादिमीर पुतिन का सबसे ज्यादा डर लगता है। इस लेख में पुतिन को डराने वाले आदमी का नाम था अलेक्जेई नवाल्नी। लेख के मुताबिक सरकार के समर्थक टीवी और अखबार अलेक्जेई को अमेरिका का CIA का एजेंट बताते हैं, हिटलर से उसकी तुलना करते हैं। रूस के सरकारी चैनलों पर तो अलेक्जेई को दिखाने पर भी बैन लगा है। और पुतिन को अलेक्जेई से इतना डर क्यों है? क्योंकि अलेक्जेई के पास एक ऐसा मुद्दा है जिससे पुतिन असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सरकार गिर सकती है। पेशे से वकील अलेक्जेई का रूस की राजनीति में उभार 2008 से दिखता है, जब वो रूस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू करते हैं। धीमे धीमे एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उनकी छवि बन जाती है। वो बड़ी कंपनियों में छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं और फिर शेयर होल्डर्स के हक के लिए उन कंपनियों में पारदर्शिता की मांग करते हैं। इसके अलावा वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्जीवाड़े के भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर करना शुरू करते हैं। जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए अलेक्जेई ब्लॉगिंग का सहारा लेते हैं, यूट्यूब पर भी अपने वीडियो अपलोड करते हैं और फिर वो रूस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं लोकतंत्र और एंटी करप्शन मूवमेंट के तौर पर। 2011 में जब हमारे देश में दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन रूप ले रहा था, तभी रूस में भी अलेक्जेई ने एंटी करप्शन फाउंडेशन नाम का संगठन बनाया और इसके जरिए सरकारी भ्रष्टाचार पर पुतिन को सीधे ललकारने लगे। रूस में पुतिन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों की सेहत सलामत रहे, ये बात भरोसे के साथ नहीं की जा सकती। यही बात अलेक्जेई पर भी लागू होती है। 2013 में उन्होंने ऐलान किया कि मैं मॉस्को में मेयर का चुनाव लड़ूंगा। वो लड़े, लेकिन पुतिन के उम्मीदवार से हार गए। पर क्या ये चुनाव फेयर था? अलेक्जेई का इल्जाम है कि चुनाव में धांधली हुई। और इसके बाद क्या हुआ? पुतिन प्रशासन उन पर केस लादने लगा। उन्हें एक केस में 5 साल की सजा हुई, दूसरे में 3.5 साल की। कुछ साल वो जेल में रहे, फिर घर पर नजरबंद कर दिए गए। 2016 में बाहर आए तो फिर से प्रदर्शन आयोजित करने लगे। 2017 में उन्हें पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 3 बार जेल हुई। 2018 में रूस में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। सबको लग रहा था कि पुतिन को अलेक्जेई से तगड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन पुतिन के इशारे पर रूस के चुनाव आयोग ने अलेक्जेई को अयोग्य घोषित कर दिया। अलेक्जेई चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन पुतिन के खिलाफ उनके प्रदर्शन जारी रहे और पुतिन वो प्रदर्शनकारियों को सजा देते रहे, यानी किसी ने भी अपनी लीक नहीं छोड़ी। इन सब के बीच आता है जुलाई 2019 का महीना। मॉस्को के सिटी हॉल में प्रदर्शन बुलाने के लिए एक बार फिर से अलेक्जेई को 1 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। अक्टूबर 2019 में उनके संगठन एंटी करप्शन फाउंडेशन को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, दफ्तरों पर छापे मारे जाते हैं और अलेक्जेई के ऊपर मॉस्को छोड़ने पर कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाता है। तो जिस आदमी को पश्चिमी देश रूस का भविष्य जनता की उम्मीद करार दे रहे थे, वो लड़ाई में पिछड़ता जाता है संस्था के या कहें कि व्यक्ति के लगातार आक्रमण के चलते। और आज की तारीख में जब मैं आपसे दुनियादारी के बैनर तले मुखातिब हूँ, तो ये शख्स कोमा में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और इल्ज़ाम है कि इस जंग को लड़ने में उसको डॉक्टरों की पर्याप्त मदद नहीं मिल रही। तो क्या रूस में वाकई अलेक्जेई की लोकप्रियता पुतिन के लिए खतरा बन गई है? हमने रूस के लोगों से इस बारे में बात की। सबसे पहले सुनिए इल्या ओस्टपेंको को। 1990 के बाद रूस पूरी तरह से बिका हुआ देश है, जहां पर कुछ भी प्रजा की नहीं है, जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये रूस दरअसल तो लोकतंत्र कहाँ,
रूस ये बता रहा हूँ, एक तरफ से ये इसे कहते हैं आमिर शाही है और दूसरी तरफ से आमिर नजीर शाही है। बस मैं नहीं कहता हूं कि वो कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ किया है, मगर सब कुछ होने के बावजूद वो एक ऐसा नेता है जो परदेश के लिए इतना करता है जितना अपने देश के लिए नहीं करता है। इसे कहते हैं कि जो उसकी गृह नीति है इतनी गंदी है, मगर इसे कहते हैं विदेश नीति, तो विदेश नीति तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास की है। इसलिए दुनिया में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो पता है विदेशों में तो पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। आपको ये सब कुछ कोई नहीं बताएगा क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग अपने घरों में अपने बिलों में रहते हैं और प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सड़कों पे 2 महीने नहीं हुए हैं, लोग सुदूरपुर में उतरे हुए हैं, वहां पर मास्को से इतना दूर है कि वहां सेना तक नहीं पहुंचती है। अलेक्जेई को अगर जहर दिया गया तो उसमें पुतिन सरकार का हाथ है या नहीं, ये कभी जांच में सामने नहीं आएगा। अमूमन हम कहते हैं जांच का विषय है। रूस में किस तरह की जांच होती है सब जानते हैं। रूस हो या चीन या तमाम दूसरे देश जो एक विचारधारा के तहत कभी एक व्यक्ति तो कभी एक पार्टी की गुलामी करते हैं, वहाँ पर यही हाल है। रूस में जहर देकर जासूसों या राजनेताओं की हत्या का एक लंबा सिलसिला, लंबा इतिहास रहा है और असल में दुश्मनों को हटाने के लिए ये सत्ता का कारगर हथियार रहा है। पुतिन सरकार के दौरान विरोधियों की हत्या कोई नई बात नहीं। साल 2015 में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेमत्सोव पुतिन सरकार का मुखर रूप से विरोध करते थे। 2013 में बेरोजोव्स्की की भी संदिग्ध तरीके से हत्या हुई थी। ऐसे दसियों नाम हम गिना सकते हैं। इन सब नामों में सिर्फ एक बात कॉमन थी, जिनकी हत्या हुई वो पुतिन के विरोधी थे और इन हत्याओं में कभी भी किसी सरकारी एजेंसी का नाम सामने नहीं आया। व्लादिमीर पुतिन के रूस में राजनीति किसी शतरंज के खेल की तरह है, जहां राजा पर खतरा आता है तो उस खतरे को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोई प्यादा लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर, आज़ादी के नाम पर राजा के सामने खड़ा ना हो, यही है रूस के सियासी शतरंज का नियम। और इसीलिए एक एक करके विपक्षी नेता खत्म हो जाते हैं। कोई ताकतवर विपक्ष उभर नहीं पाता। पर याद रखिए, हर देश में हर समय में सबसे बड़ा विपक्ष जनता होती है। इतिहास में बहुत उदाहरण है कि एक वक्त के बाद जनता किस तरह से सत्ताधीशों को, उनकी मनमानियों को उखाड़ फेंकती है। तानाशाह को हटाने वाला इतिहास रूस में वैसे भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं अलेक्जेई नावाल्नी की बारे में कि वो कोमा में हैं, जल्द से जल्द ठीक हों। हम उम्मीद करते हैं कि रूस में, पूरी दुनिया में एक स्वस्थ लोकतंत्र विकसित हो। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति चुनाव हैं, सरगर्मियां तेज हैं। आधिकारिक तौर पर अब यह तय हो गया है कि मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनौती देंगे जो बाइडेन। गुरुवार रात को डीएनसी यानी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन था, जिसमें जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया। वो रेस में आगे चल रहे थे। पार्टी के कई और उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन है। उम्मीदवारी स्वीकारने के बाद बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों को विश्वास रखना चाहिए कि अब जल्द ही उनका देश अंधियारे के दौर से बाहर निकलेगा। मौजूदा राष्ट्रपति ने अमेरिका को अंधेरे में धकेल दिया है, जहां गुस्सा है, डर है और विभाजन है। उधर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें ट्विटर पर उनके आलोचकों को बैन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ पर ठहरकर एक बात और कह दूं, पिछले बुलेटिन में हमने आपको डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के बारे में विस्तार से बताया। कमला हैरिस का बयान, बराक ओबामा का। लल्लन टॉप के दुनियादारी के कई दर्शकों ने लिखा कि ओ लगता है भैया लल्लन टॉप डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हैं। भैया हम अपने हिंदुस्तान की तो पार्टियां समझ लें, फिर अमेरिका की पार्टी और मुद्दे समझेंगे। बाकी ये क्यूरियोसिटी कई लोगों को है कि अमेरिका में कैसे चुनाव होते हैं, ये रेड स्टेट, ये ब्लू स्टेट, ये रिप्रेजेंटेशन, ये डेलीगेट्स। इसलिए लल्लन टॉप ने ये तय किया है कि एक 5-6 एपिसोड की मुकम्मल सीरीज बनाई जाए, ताकि अंकल सैम के यहाँ जमहूरियत, लोकतंत्र की शक्ल कैसी है, नियम कायदे क्या हैं, ये उन सब लोगों को समझ में आ जाए जो इस दुनिया के कथित सबसे ताकतवर मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और इसकी चुनावी सरगर्मियों को समझना चाहते हैं। और वैसे भी भारत अब एक बड़ा फैक्टर है। इतने भारतवंशी वहाँ पर रहते हैं जिनकी पक्षधरता के लिए, जिनके समर्थन के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच मुकाबला रहता है।
तो इंतज़ार करिए, जल्द ही डिटेल में आसान भाषा में आएगा जिसमें इन सब मसलों पर बात की जाएगी। सुर्खियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी सुर्खी ईरान पर दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी मांग से जुड़ी है। इस मांग के चलते अमेरिका के सहयोगियों में झगड़ा हो गया है। ब्रिटेन समेत कई देशों ने अमेरिका की मांग का तीखा विरोध किया है। ओबामा सरकार के दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन ट्रंप सरकार ने उस समझौते को तोड़ दिया था और यूएन से फिर से प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। तीसरी सुर्खी भारत समेत दुनिया के कई देश अब भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में मास्क न पहनने की छूट दे दी गई है। बीजिंग में पिछले 13 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब शो का तीसरा हिस्सा, तारीख। आज तारीख है 21 अगस्त और कई जानकार कहते हैं कि अगर इतिहास में 21 अगस्त 1911 का दिन नहीं आता तो एक पेंटिंग को दुनिया की सबसे महान पेंटिंग का दर्जा नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की। 16वीं सदी में इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के ब्रश से कैनवस पर उतरी एक अद्भुत कृति। कागज पर इतनी सजीवता कि मोनालिसा की मुस्कान आज भी देखने वालों को कायल कर देती है। लेकिन इस कारीगरी की लोकप्रियता की कड़ी में इसके इतिहास में 21 अगस्त 1911 इस तारीख का अहम योगदान है। इस दिन ये पेंटिंग बनी नहीं थी, एक कांड हुआ था। आज से 109 बरस पहले 21 अगस्त 1911 को फ्रांस के म्यूजियम लूव्र में दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा को चुरा लिया गया था। वो गायब हो गई थी। दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय से एक मशहूर पेंटिंग का चोरी हो जाना बड़ी खबर थी, सनसनीखेज खबर थी। इस चोरी ने जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। फ्रांस की सरकार ने पेंटिंग खोजने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि महान चित्रकार पाब्लो पिकासो से भी उस चोरी के बारे में पूछताछ हुई, लेकिन 2 साल तक पेंटिंग का कोई अता पता नहीं चला। 2 साल बाद भी चोरी का मामला ठंडा नहीं पड़ा। लोग अपने हिसाब से थ्योरीज दे रहे थे कि पेंटिंग किसने चुराई होगी और इसके चलते पेंटिंग की ख्याति बढ़ गई। दुनिया में क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। अखबारों में दुनिया भर के इस पेंटिंग के गुणगान होते रहे और देखते देखते मोनालिसा का नाम हर किसी की जबान पर चढ़ गया। और लूव्र म्यूजियम, वहाँ मोनालिसा के चोरी होने के बाद भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ अब पेंटिंग देखने नहीं आती थी, वो छूटी खाली जगह देखने आती थी जहां पर पेंटिंग चोरी से पहले टंगी हुई थी। 2 साल बीते, 1913 का साल आया, दिसंबर का महीना आ गया और मोनालिसा का पता चल गया। इसे म्यूजियम में काम करने वाले एक वर्कर ने चुराया था, अपने घर पर रखा था। जब उसने 2-2.5 बरस के बाद इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की तो पकड़ा गया और उसे 7 महीने की जेल की सज़ा हुई। वैसे कई लोग अभी भी संशय व्यक्त करते हैं, कहते हैं वाकई जो बरामद हुआ वही असली पेंटिंग थी। मैं आपको इसी अटकल के साथ छोड़ जाऊंगा, क्योंकि कई दफ़ा कंस्पिरेसी थ्योरीज में अपने अपने ढंग से दाखिल होने का भी लुत्फ है। आज की दुनियादारी शो में इतना ही। आखिरी में हमेशा की तरह विश्व कविता सेगमेंट। आज नाइजीरिया के महान लेखक और कवि चिनुआ अचीबे की कविता जिसका नाम है तितली, इसका अनुवाद राजेंद्र चंद्र ने किया है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। रफ्तार हिंसा है, ताकत हिंसा है, प्रभाव हिंसा है। तितली हल्केपन में ही ढूंढती है सुरक्षा, गुरुत्वहीन चंचल उड़ान में, या कि किसी चौराहे पर अजीबोगरीब रोशनियों के बीच, किसी चमकीले राजपथ पर पेड़ों से झरते पत्तों के दरमियान। हमारे सम्मिलित प्रांत जब इकट्ठा होते हैं, मैं पर्याप्त ताकत बटोर कर आता हूं, 2 के हिसाब से। भली तितली भी अपनी पीत आभा न्योछावर कर देती है मेरी सख्त सिलिकॉन की ढाल के ऊपर। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।